Good morning to all the students of B.Ed first year, session 2019 to 2021, paper 2, unit 2, subject code C2, topic normative vision of Indian education, lecture 12A. क्वेश्चन है कोठारी शिक्षा आयोग की प्रमुख संस्थितियों का संक्षिप्त वर्णन करें तथा वर्तमान युग में उसकी उपादेयता पर प्रकाश डालें। पहला, इसके पहले हम लोग जो है यह जान लें आंसर पर चलने के पहले कि कोठारी शिक्षा आयोग के पहले भी आजाद भारत में 2 शिक्षा आयोगों का गठन किया जा चुका था। 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया गया था, जिसने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से संबंधित उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। उसका कुछ प्रतिफल भी सामने आया, लेकिन फिर भी यह अपने वांछित उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सके। उसके बाद 1952 में मुदालियर शिक्षा आयोग ने का भी गठन किया गया था। इसने भी माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य सुझाव दिया। इसके पुनर्गठन की आवश्यकता पर माध्यमिक शिक्षा के इसने अपना सुझाव दिया। कुछ सफलताएं हासिल हुई, लेकिन फिर भी अपने वांछित उद्देश्यों की पूर्ति में यह सफल नहीं रहा। भारत सरकार को एक ऐसे शिक्षा आयोग के गठन की आवश्यकता महसूस पड़ी जो पूर्व प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक के गठन के बारे में, स्थिति के बारे में उसको अपना सुझाव दे। इसीलिए उसने राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से एक नए शिक्षा आयोग का गठन किया। उसका नाम कोठारी शिक्षा आयोग पड़ा और यह गठन 1964 ईस्वी में हुआ था। 1964 ईस्वी में कोठारी शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसने अपना रिपोर्ट 1966 में दिया। चूंकि डॉक्टर D.S. कोठारी, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी तत्कालीन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC के तत्कालीन अध्यक्ष थे। उन्हीं की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ, इसीलिए इसका नाम कोठारी शिक्षा आयोग पड़ा। आइए इसकी एक हल्की झांकी हम लोग इसमें देख रहे हैं। कोठारी शिक्षा आयोग की सामान्य झांकी है। इसमें 17 सदस्यीय आयोग था, जिसमें 5 विदेशी शिक्षाविद शामिल किए गए थे। इसमें 13 कार्यदल और 7 कार्य समितियों का गठन किया। डॉक्टर D.S. कोठारी अर्थात डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष बनाए गए, जो उस समय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान और अन्य सारी सेवा शर्तें और सुविधाएं प्रदान करता है, जो केंद्र सरकार का अधीन एक स्वायत्त शासित संस्था भी है, तो उसके वे उस समय अध्यक्ष थे। UGC के ये अध्यक्ष थे, तो उन्हीं के अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। इसीलिए इस आयोग का नाम पड़ा कोठारी शिक्षा आयोग। सूचना संग्रह करने में इस आयोग को 21 माह का समय लगा और अंततः 29 जून 1966 को इस आयोग ने अपना रिपोर्ट सरकार को सौंपा।
यह जो अपना रिपोर्ट सौंपा वह 692 पेज का बृहद रिपोर्ट था, जिसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की शिक्षा का वर्णन किया गया है। यह दस्तावेज 3 खंडों में है और आयोग का सुझाव जो है वह 8 खंडों में विभक्त है। अब इसका जो सुझाव है, आयोग के सुझाव, वह 8 खंडों में है और 8 क्षेत्र में उसने अपना सुझाव दिया है। पहला है राष्ट्रीय शिक्षा के लक्ष्य संबंधी सुझाव, दूसरा शिक्षा के प्रशासन, वित्त और नियोजन संबंधी सुझाव, तीसरा विद्यालय और माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा के संदर्भ में कृषि, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा संबंधी सुझाव, चौथा है 10 वर्षों के लिए समान पाठ्यक्रम या शिक्षा की नवीन संरचना, पांचवा है शिक्षक की स्थिति एवं सेवा शर्तों संबंधी सुझाव, छठा है शिक्षक शिक्षा संबंधी सुझाव, सातवां है शैक्षिक अवसरों की समानता संबंधी सुझाव और आठवां है स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और समाज शिक्षा संबंधी सुझाव। यही 8 अध्याय में इसने 8 खंड में इसने अपना सुझाव दिया था। यह चूंकि एक दिन में यह पूरा पाठ संपूर्ण नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर नीचे लिख दिया है क्रमशः अगले वीडियो में, यानी कल जो है यह पूरा कर लिया जाएगा। उसमें से एक ठो अभी आज हम बता रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा के लक्ष्य संबंधी सुझाव। इसको 5 सूत्री या पंचमुखी लक्ष्य भी कहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा के लक्ष्य के संबंध में जो उसने सुझाव दिया भारतीय शिक्षा आयोग ने, उसके 5 मुख्य बिंदु हैं। एक है उत्पादकता में वृद्धि, हमारी शिक्षा जो हो वह उत्पादनशील हो, उत्पादन पर आधारित हो और उत्पादनशील हो और उत्पादन पर आधारित हो, मतलब कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से ही उनको उत्पादनशील शिक्षा प्रदान की जाए। उनको जो है हस्तकला में या अन्य शिल्प उद्योग में उनको पारंगत किया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए। दूसरा है सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता की सुदृढ़ीकरण। शिक्षा ऐसी हो जिससे सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता मजबूत हो। शिक्षा के द्वारा हमें बालकों में ऐसी अभिरुचि पैदा करनी है कि वे समाज में जाएं तो समाज के जो मूल्य हैं उनकी रक्षा उनसे हो, सामाजिक संस्कृति की रक्षा कर सके। सेवा, सहिष्णुता, अपने से बड़ों का आदर, त्याग, समर्पण, ये सब हमारे सामाजिक मूल्यों की धरोहर है। राष्ट्रीय एकता मतलब है कि पहले राष्ट्र है उसके बाद हम हैं। तो इसके लिए हमें बच्चों में मैं की जगह पर हम की भावना भरनी पड़ेगी। हम लोग हैं उसके बाद मैं हूं। मैं से हम नहीं है, हम से मैं है। लोकतांत्रिक गुणों का विकास, विद्यालयों में वो छड़ी वाली सिस्टम का प्रयोग नहीं होनी चाहिए, इसने अपना सुझाव दिया। लोकतांत्रिक गुणों का विकास, बच्चों को जो है प्रारंभ से ही नेतृत्व के गुणों का विकास होने दिया जाए, उनकी भावना का कदर किया जाए, उनकी मातृभाषा जो है प्राथमिक स्तर पर उसका आदर किया जाए। यह है लोकतंत्रीय गुणों का विकास। सब लोग सर्वधर्म समभाव की भावना उनमें रहनी चाहिए। 3 है राष्ट्र का आधुनिकीकरण। विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के द्वारा ही राष्ट्र का आधुनिकीकरण किया जा सकता है। हम अपने बच्चों को में वैज्ञानिक सोच सृजन करने का प्रयास करेंगे। वैज्ञानिक सोच है कहां, कब, कैसे और क्यों। किसी भी घटना के पीछे इन 4 बातों का अगर हम अवलोकन करते हैं तो उसको वैज्ञानिक खोज
वैज्ञानिक विचार। तो राष्ट्र का आधुनिकीकरण विज्ञान और तकनीकी विषयों के समावेश से होगा। उसके बाद है सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। बच्चों में सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास कराना भी शिक्षा का दायित्व है। कोठारी शिक्षा आयोग इसके लिए बहुत संवेदनशील था कि इसने अपने रिपोर्ट में दिया है कि बच्चों में सामाजिकता की भावना भरनी है, बच्चों में नैतिकता की भावना भरनी है, बच्चे नैतिकवान हो, चरित्रवान हो, और उनको यह बताना है, प्रेरित करना है कि जो अपनी मेहनत से 10 रुपया भी कमा कर लाते हैं तो वह 100 रुपये के, अगर कहीं से कोई उगाही करके कोई 100 रुपया लाता है उससे बेहतर है, काफी बेहतर है कि वो अपनी मेहनत करके 10 रुपया लाता है। तो यह सामाजिकता है, नैतिकता है और आध्यात्मिक मूल्य, अपने धर्म के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, जो जिस धर्म को मानता है, मजहब को मानता है, उसका आदर करना है। किसी दूसरे धर्मावलंबी के प्रति अनादर की भावना नहीं रखनी है। दूसरा है शिक्षा के प्रशासन, वित्त और नियोजन संबंधी सुझाव। इसका कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। कल 7 ठोका में चर्चा करेंगे, आज 1 ठोका हो पाया है। धन्यवाद।